हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। कल हमने अपना डे 1 करा था, केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू हुआ था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल की क्लास पूरी प्रॉपर बेसिक क्लास थी, जिसके अंदर हमने आप लोगों को वैलेंसी निकालना सिखाया था, केमिकल फार्मूले बनाना सिखाया था, और उसके बाद मैंने आपको कुछ सॉल्ट बताए थे, साथ में उसका कलर बताया था। आज हम चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं और हम पढ़ते हैं चेंज। चेंज बेसिकली हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है। दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो नेचर के अंदर रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जैसे सपोज दैट जिसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं होती कभी भी, जो उसकी इनिशियल किसी भी सब्सटेंस की जो इनिशियल प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्ट होने के बाद भी, रिएक्शन के बाद भी उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो सेम ही रहती है। उसको हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो वाटर को हमने बॉईल किया, तो पहले वाटर लिक्विड स्टेट में था, बॉईल होने के बाद में वेपर की स्टेट में बना, पर वेपर की स्टेट में बना पर उसकी है तो वो वाटर ही। तो फिजिकल चेंज में बस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती है, बाकी उस सब्सटेंस की जो इनिशियल प्रॉपर्टी होती है वो सेम ही रहती है। ये तो हो गया हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज परमानेंट चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज नेचर के अंदर रिवर्सिबल होता है। दूसरा आता है हमारे पास केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की, उस सब्सटेंस की जो इनिशियल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होने के बाद में, रिएक्शन होने के बाद में डिफरेंट हो जाती है और उसकी अपनी नई प्रॉपर्टी बन जाती है। उस टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पकना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे पास केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि दूध से दही बनाना, दूध को जमाते हैं तो दही बनती है, तो क्या वापस से दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, जिसके अंदर एक परमानेंट चेंज आता है। ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और जिसके अंदर टेम्परेरी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब क्या होता है? केमिकल चेंज से ही हमारा बनता है केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल चेंज क्या बताया मैंने? केमिकल चेंज एक वो चेंज होते हैं जिसके अंदर सब्सटेंस के अंदर एक नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और एक नया कंपाउंड बन जाता है या नया सब्सटेंस बन जाता है। ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन भी वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन जाता है और साथ में उसकी अपनी कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बड़ा सा एक पैसेज दिया जाता है, उसमें लिखा होता है, आप वहाँ से फैक्ट ढूंढ करके, फिगर्स ढूंढ के उसको इंटरप्रेट करके हम वहाँ से इक्वेशन बनाते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, मैंने आपसे बोला कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई, जैसे मैंने आपसे बोला कि एप्पल को हमने कट किया तो एप्पल के ऊपर एक रेडिश ब्राउनिश कलर का, ब्राउनिश सा कलर जम जाता है, बन जाता है। अगर आप उसको फिर कितना भी धो लीजिए, कितना भी वॉश कर लीजिए, वो कलर जो है वो डिसअपेयर नहीं होता। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को एलिमेंट की फॉर्म में, एलिमेंट के सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलेटल इक्वेशन और एक होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। स्केलेटल का मतलब होता है ढांचा, इसको हम वर्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन या फिर सिंबॉलिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये ढांचा बना दिया हमने इस रिएक्शन का। कुछ रिएक्शन हुई कि मैंने बोला हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट हुआ तो उसने हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, तो उसको हमने एक स्केलेटल इक्वेशन बना दी। इसको हम वर्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। बट अगर हम बात करें इसकी सिंबॉलिक फॉर्म की,
तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और हमें पता है हाइड्रोजन हमेशा पेयर में आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे H2। डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, नहीं पता तो अब समझ ले कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। क्लोरीन हमेशा पेयर में आएगा, क्या बना देगा ये HCl। अभी मैं आपको बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, हालांकि आप यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं एटम, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दोनों के पास 2 थे, तो यहाँ पे 2 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे और इक्वेशन हो जाएगी आपकी बैलेंस। तो आप सबको बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि स्केलेटल इक्वेशन या वर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम उसकी फ्रेमिंग करते हैं वर्ड्स की फॉर्म में, और सिंबॉलिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हम एलिमेंट के सिंबल्स के इस्तेमाल करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। इसके बाद आता है कि कुछ फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल बताऊँ। तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हो गए आपके पास, हमने अगर सॉइल को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, क्लास 9 में पढ़ते थे ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, तो वाटर को सॉइल के साथ में मिक्स कर दिया तो वो एक फिजिकल चेंज हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस तो बनेगा नहीं। ठीक है, शुगर को हमने वाटर में डिजोल्व किया या सॉल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, है ना, उसकी बस फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। और बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, फ्रीजिंग ऑफ आइस हो गया, आइस को जमाएंगे फिर बाहर निकालेंगे तो वापस से लिक्विड बन जाएगा, तो बस फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, अदरवाइज उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल इस प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। केमिकल चेंजेस की बात करें तो फ्रूट्स का फर्मेंट करके, ग्रेप्स का फर्मेंट करके अल्कोहल बनाई जाती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और फूड का ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, या आयरन के ऊपर रस्ट लग जाना, आयरन के ऊपर जंग लग जाना, तो वो भी क्या होगा, सब हमारा केमिकल चेंज के अंदर ही आ जाता है। अब आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट के हिसाब से 2 तरीके की होती है। एक होता है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, और एक होता है अनबैलेंस। अच्छा, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट है उसके एटम और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनके एटम आपस में इक्वल होने चाहिए, उसको हम बैलेंस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझें कि इक्वेशन को लिखते टाइम पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और उनकी आपस में रिएक्शन होने के बाद में वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैग्नीशियम, कल हमने बताया था मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, साथ में ऑक्सीजन O2। अभी मैंने आपसे बोला कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हमेशा पेयर में निकलते हैं, आप इस बात को कहीं पे नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या बना देगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बनाएगा, कल मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम की वैलेंसी पॉजिटिव प्लस का 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा MgO। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन लिखने का तरीका। तो ये जो लेफ्ट वाले हो गए Mg प्लस O2, इनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और ये जो राइट साइड में हो गया MgO, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक केमिकल इक्वेशन के बेसिकली 2 मेजर पार्ट होते हैं, पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, इसको हम इनपुट के नाम से भी जान सकते हैं, और प्रोडक्ट वो जो इनके रिएक्ट करने की वजह से एक नया सब्सटेंस जो बना, उसकी एक नई प्रॉपर्टीज बनी, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आप इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करा जाता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है बेटा, अभी हमने 2 बातें करी। पहला मैंने आपसे क्या बोला, बैलेंस इक्वेशन, और दूसरा मैंने आपसे बोला अनबैलेंस इक्वेशन।
बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट है अगर उसके नंबर ऑफ एटम इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। अनबैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर सेम एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते, उसको हम अनबैलेंस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। देखेंगे जैसे मैंने बोला था Mg प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा MgO बनाएगा, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर ही मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो देखिए मैग्नीशियम एलिमेंट रिएक्टेंट में भी है, मैग्नीशियम प्रोडक्ट में भी है, दो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, इसका तो चलो पूरा हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस तो नहीं हुई। कैसे बैलेंस हुई भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है रिएक्टेंट में, यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एक ही है, तो इस रिएक्शन को इस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे, अनबैलेंस। और अगर मैं इसको बैलेंस करूं, जैसे मैंने बोला Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, तो अगर मेरे को ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 करने हैं तो मैं इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब ये है कि इस 2 की मल्टीप्लाई इस Mg के साथ भी होगी और इस 2 की मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ भी होगी। तो जब मैंने इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे इस कंपाउंड में करी तो उसकी वजह से मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, पर यहाँ पर तो मैग्नीशियम का एक ही था, तो मुझे यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 करने होंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हो जाएगा अब आपकी इक्वेशन बैलेंस। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 एटम है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो इसको लिख देंगे हम बैलेंस इक्वेशन। अब आपको सिखाते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो मैंने अभी आपको दिखाया करके, जो मैंने अभी करा वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। एक होता है टेबुलर मेथड, जिसको मैं आपको करके दिखाता हूँ एक इक्वेशन का एग्जांपल लेकर के, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अच्छा, इसका नेम कमेंट सेक्शन में बताना, कल मैंने बताया था आप सबको इसका नेम बताना है कमेंट सेक्शन में। कल मैंने बताया था Fe3O4 का नेम क्या होता है, अगर आप लोगों को याद है तो। अब देखें ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, टेबल बना लेंगे एक, जिसमें एलिमेंट लिख लेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हैं। यहाँ पर LHS लिख लेंगे और यहाँ पर RHS लिख लेंगे। मतलब ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। अब पहले आप एलिमेंट काउंट करें कि Fe के लेफ्ट हैंड में कितने और Fe के राइट हैंड में कितने हैं। यहाँ पर Fe का कितना है 1, तो लिख देंगे 1। यहाँ पे Fe का कितने हैं 3, तो लिख देंगे 3। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो लिख देंगे 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब आपको इतना करने के बाद एलिमेंट लिख लिए कि भाई इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट थे, हमने उनका नाम लिखा। LHS में उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने थे वो लिखे, RHS में उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने थे वो लिखे। अब जिस भी एलिमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो, आप उस एलिमेंट को पकड़ो और सबसे पहले उसको बैलेंस करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है 4, तो आप ऑक्सीजन को पकड़ो, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करूँगा भाई, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखिए कि ऑक्सीजन का हमने किस में मल्टीप्लाई करा है, LHS में। LHS कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पे है, H2 के साथ में। तो आप अब सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 4, आप ऑक्सीजन के आगे 4 नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होती। मल्टीप्लाई हमेशा किस में करोगे, इस कंपाउंड के आगे करेंगे। तो हमने क्या काम करा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करी, तो इक्वेशन बन जाएगी Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। वापस से सेम प्रोसेस अपनाएंगे, पहले एलिमेंट लिखेंगे, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। LHS में कौन, LHS में Fe का 1, RHS में Fe के 3, हाइड्रोजन के यहाँ पर 8, वहाँ पे हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 to the 8 हो गए थे, और यहाँ पर
H के 2 हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 4 हो गए, इस 4 की मल्टीप्लाई O से भी तो होगी, तो ऑक्सीजन के 4 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब क्या काम करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 से 8 कैसे बनाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। किस साइड में मल्टीप्लाई किया है, RHS में मल्टीप्लाई किया है, ये LHS था। तो RHS में देखेंगे हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके सामने क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, और इस H2 में 4 से कर दी मल्टीप्लाई। दोबारा से काउंट करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट लिख लिया Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, LHS, और यहाँ लिख लिया हमने RHS। LHS का मतलब रिएक्टेंट, RHS का मतलब प्रोडक्ट। Fe का काउंट करेंगे 1, हाइड्रोजन के 4 2 8, ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे Fe के 3, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 4 2 8। देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, क्या बचा आयरन, यहाँ पे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। कहाँ पे करा LHS में, LHS में Fe कहाँ पे है, यहाँ पे, इसका क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन बैलेंस। देखेंगे कैसे, Fe के 3, 4 2 8 हाइड्रोजन के, 4 2 8 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन के 4। ये हो गई इक्वेशन आपकी बैलेंस। यहाँ तक बात समझ में आई सबको। इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद रिएक्टेंट में उस एलिमेंट के कितने आइटम है वो लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट में उस एलिमेंट के कितने आइटम है वो लिखेंगे, फिर जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम होंगे सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन आपका हो गया खत्म। अब बेटा हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि रिएक्शन यहाँ पर हुई है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल क्लास में भी डिस्कस कराया था कि हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, हम उन आइडेंटिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो बेसिकली 5 मेजर आइडेंटिफिकेशन होते हैं। पहला होता है चेंज इन स्टेट। पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट, कि ऑब्जेक्ट उस सब्सटेंस की स्टेट के अंदर चेंज आ जाता है। इसको नोट करिए, मैं इसको फिर रब करके आगे कराऊंगा, साथ साथ में सुनते भी रहिए। पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। अगर सब्सटेंस की स्टेट के अंदर चेंज आ गया तो आप समझिए कि वहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है। दूसरा होता है चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज आया है तो आप समझेंगे कि भाई वहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है। एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस वहाँ पे बनी है, गैस इवॉल्व हुई है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। और फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कल मैंने आपको बताया था, इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर बनता है तो वहाँ पर भी हमारी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है। एक लास्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। टेम्परेचर बेसिकली एक काइंड ऑफ एनर्जी है, तो हमारी हीट की यहाँ पर बात होती है। अगर टेम्परेचर के हिसाब से 2 रिएक्शन बनती हैं, एक बनती है एंडोथर्मिक और एक बनती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमारा हीट जो है वो इवॉल्व होती है, मतलब टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, हीट हमारी बाहर निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो उस कंपाउंड को नए कंपाउंड में बनाती है। ठीक है बेटा, करते हैं 1 बाय 1। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 प्रॉपर्टीज लिख लें या आइडेंटिटी सिग्निफिकेंस लिख लें। सिग्निफिकेंस होता है 5। सिम्टम लिख लें। पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। थोड़ा सा नीचे से लिख लें, चेंज इन स्टेट। दूसरा होता है चेंज इन कलर। थर्ड आता है
इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है पीपीटी शॉर्ट फॉर्म। और फिफ्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर। दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बेटा मैं ना आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगा जिसके अंदर कुछ रिएक्शन इंक्लूड होंगी, तो आप आज इस बात पे फोकस मत करना कि सर ये वाली रिएक्शन का टाइप कौन सा है। आज बस आप इस बात पे फोकस करना कि अगर ये सिम्टम होगा, अगर इसकी पहले स्टेट कुछ और थी बाद में स्टेट कुछ और होगी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है। अगर इन पांचों चीज़ों, इन पांच कैटेगरीज में से, इन पांच प्रॉपर्टीज़ में से कोई सी भी एक प्रॉपर्टी होती है तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आप बेसिकली इस बात पर नोटिस मत करना आज कि यहाँ पर रिएक्शन का टाइप क्या है ना। मल्टी रिएक्शन का टाइप हम इसमें लिखेंगे, उसको कल डिस्कस करा जाएगा कल की क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर। आज सिर्फ आपको समझना है कि सिम्टम्स कैसे कैसे हैं उसके बारे में। सबसे पहले आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देखेंगे। मैंने बोला मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर हमने उसको ऑक्सीजन की बर्न किया तो ऑक्सीजन डायटोमिक है, बार बार अभी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है और यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो पाउडर की फॉर्म में हो जाता है, ऐश बन जाता है, राख। देखें कैसे। एक क्वेश्चन भी आता है, एक्टिविटी भी एनसीईआरटी में, कि व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो डिजिंग फ्लेम के साथ में ब्राइटनेस तरीके से बर्न होती है और साथ में क्या बना देती है, पहले वो सॉलिड की फॉर्म में होती है, बाद में क्या बनाता है, उसका पाउडर की फॉर्म बन जाती है। तो स्टेट का क्या हो गया, चेंज हो गया। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। आपने मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, आपने दिवाली पे फूलझड़ी जलाई होंगी, उसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो जब हम फूलझड़ी पे फायर लगाते हैं तो फूलझड़ी एकदम से डेजलिंग फ्लेम देती है, स्पार्क एकदम से प्रोड्यूस करती है ना, और वाइट ग्लो बिखेरती है, तो उसका ही एग्जाम्पल है ये। और बाद में क्या हो जाता है, राख बन जाती है। तो पहले सॉलिड में था, बाद में ऐश बन गया, तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड लिक्विड की फॉर्म में है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा, तो इसने सोडियम को अलग निकाला और क्लोरीन गैस को बाहर कर दिया। यहाँ पे क्लोरीन हमेशा पेयर में निकलता है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ पे सोडियम के भी 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सोडियम। अब ये रिएक्शन आप पढ़ोगे थोड़ा आगे जा करके, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया गया है। मेटल जो होता है पॉजिटिव नेचर का होता है, तो ये कैथोड के पास जाता है, और क्लोरीन जो नेगेटिव नेचर के होते हैं तो ये एनोड के पास जाता है। अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, बट आप ये समझिए कि स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, और ये क्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में चली गई। फिर आता है चेंज इन कलर। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के नीचे लिख लेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या, जैसे मैंने आपको बताया Fe+CuSO4, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका FeSO4, साथ में बनेगा Cu। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, बताया था ना। अब समझ में आया कहाँ पे इस्तेमाल होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा ये सब। इसलिए कल बोला था कि पेन और कॉपी लेकर बैठें और साथ में नोट करते रहें। आज की क्लास में भी पेन और कॉपी लेकर ही बैठना और नोट करते रहना। Fe+CuSO4, तो यहाँ पे क्या बन गया, FeSO4 साथ में Cu। ठीक है, अभी आप इस बात पर फोकस ना करें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बना किस तरीके से, वो भी सिखाया जाएगा, बट आप सिर्फ अभी इतना फोकस करें कि पहले इसका कलर ब्लू था, बाद में इसका कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। ये बात हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कलर ब्लू और इसका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। आशा करता हूँ सबको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बनाएगा आपके पास कॉपर सल्फाइड और साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर सल्फाइड का कल मैंने आपको कलर बताया था, ब्लैक होता है,
और कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ पे क्या होता है, ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू, बाद में प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर सल्फाइड, तो चेंज इन कलर, तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन टेक्स प्लेस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलिए एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका। जैसे मैंने बोला Zn प्लस CuSO4, तो Zn का कलर कल ग्रे बताया था, CuSO4 का ब्लू बताया था, प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4, साथ में आ जाएगा कॉपर। ZnSO4 का कलर कलरलेस बताया था और कॉपर का कलर ब्राउन बताया था। बात समझ में आ रही है? कमेंट में समझ में आ रही है तो यस सर, नहीं समझ में आ रही है तो नो सर जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, गैस का निकलना। गैस कैसे निकलेगी, आप जनरल रिएक्शन तो समझें कि जब कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो वो सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो किस तरीके से, मैंने आपसे बोला Zn प्लस H2SO4। Zn एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है। सॉल्ट कैसे बनता है आज सीख लो, कभी नहीं भूलोगे। सॉल्ट कैसे बनता है सीख लो आज, कभी नहीं भूलोगे। एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो। क्या बोला मैंने, एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। तो H हटा दिया तो हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकाल दी, तो गैस का इवोल्यूशन हो गया। साथ में क्या बता Zn, तो Zn की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 2 या माइनस का 2 खत्म, तो क्या बनेगा ZnSO4, और साथ में क्या निकाल दी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई मेरी बात, यहाँ तक नोट करते रहें साथ साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आता है हमारे पास, उसका दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस HCl। मैग्नीशियम एक मेटल है, HCl क्या है, एक एसिड है। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या बनाएगा, सॉल्ट। कैसे बनाएगा सॉल्ट, अभी मैंने बताया एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो, तो H हटा देंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। साथ में क्या बचा, Mg और Cl, Mg की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा MgCl2, ये हो गया सॉल्ट, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ PPT। PPT की फॉर्मेशन अक्सर जब होती है जब हमारे पास दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंजेशन होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT। जैसे मैंने बोला बैरियम क्लोराइड, बैरियम का सिंबल Ba, क्लोरीन का Cl, तो बनेगा बैरियम क्लोराइड BaCl2। बैरियम की वैलेंसी क्योंकि होती है 2। रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, तो सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2 होती है, तो Na2SO4 गिव्स आउट, क्या देगा, ये देखो ये Ba कैसा है मेटल का, कल मैंने बताया था Ba कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, Cl हो जाएगा नेगेटिव, नॉन मेटल है, सोडियम पॉजिटिव होगा, सल्फेट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला जाता है नेगेटिव के पास, पॉजिटिव वाला जाता है नेगेटिव के पास, तो यहाँ से क्या बनाएगा BaSO4, Ba पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, तो Ba जाएगा सल्फेट के पास, Na जाएगा क्लोरीन के पास। Ba की वैलेंसी कितनी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2 नेगेटिव, खत्म, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट BaSO4 बनेगा। साथ में Na पॉजिटिव Cl के पास जाएगा, तो Na की वैलेंसी 1 होती है, ऊपर लिख देता हूँ Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई NaCl बनेगा। जो BaSO4 होता है कल इसका नाम लिखवाया था, चेक करना अगर लिखा हो तो, बैरियम सल्फेट है और ये वाइट कलर का PPT होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा भी इस 5 वाले नंबर को यहाँ से हटा देते हैं, बाद में दोबारा से लिख देंगे चेंज इन टेम्परेचर को। इसके बाद दूसरा एग्जांपल आता है लेड नाइट्रेट। लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, NO3, कम क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस। रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने इसको, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Ki। प्रोडक्ट देखो किस तरीके से बनाते हैं, सीखो प्रोडक्ट बनाना। लेड मेटल है तो पॉजिटिव का NO3 पॉलीएटॉमिक था, नेगेटिव चार्ज था। पोटेशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होगा। आयोडीन कल बताया था, फिर कल बाहर आई एंटी, तो आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का है,
चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो लेड जाएगा आयोडीन के साथ। लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा PbI2, लेड आयोडाइड। साथ में पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1, तो ये बनेगा KNO3। कल आपको बताया था लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का कलर होता है येलो, और ये क्या ये क्या है, PPT। PPT का सिंबल क्या होता है, डाउन साइड एरो, इस पे बना देंगे डाउन साइड एरो। तो जहाँ पे डाउन साइड एरो का मतलब समझ में आया उस समझ जाना PPT है, और PPT क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बात यहाँ तक क्लियर। देखा आप सबने कलर का कितना इस्तेमाल हुआ, तो PPT बनता है, उसका कलर आता है पेपर में, चेंज इन कलर की रिएक्शन होती है, तब भी आपको समझना पड़ेगा कि कलर चेंज हुआ है। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। एक लास्ट बचा है चेंज इन टेम्परेचर, उसको कराते हैं। चलिए, बेटा आप लोग पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जिसका जो डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में दो ही रिएक्शन बताई आपको भी, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, तो लिख देंगे हीट इवॉल्व, कीवर्ड हो गया ये इसका। और एक्सोथर्मिक वो जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, और एंडोथर्मिक वो जिसमें हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, तो लिख देंगे हीट एब्जॉर्ब। अच्छा, अब हीट इवॉल्व किस में होगी, हीट इवॉल्व उन सारी रिएक्शन में होगी जिसमें हम कोई भी फ्यूल को बर्न करेंगे। हमने किसी भी फ्यूल को बर्न करने की रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाती है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हम किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं। तो जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं उन सारे उसमें क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, वो एनर्जी को भी प्रोड्यूस करती हैं, और हीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल कंबशन रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल गैस का नाम होता है मीथेन, उसका फॉर्मूला होता है CH4। आप इसको सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर, और हमने इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी कंबशन रिएक्शन होती है तो वो हमका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है साथ में, तो यहाँ पे जाएगा CO2, साथ में वाटर, और साथ में आ जाएगी आपकी ढेर सारी एनर्जी। इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन हो जाएगी आपकी बैलेंस। ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा, इक्वेशन हो जाएगी आपकी बैलेंस। ठीक है। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। सबसे पहले अगर आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर अभी तक अपने स्कूल में, ट्यूशंस में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, तो वेल एंड गुड। नहीं पढ़ा है तो आप समझिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। जो हम लोग फूड खाते हैं वो फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो ग्लूकोज लिया हमने, साथ में ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, साथ में वाटर रिलीज करते हैं, और साथ में हम एनर्जी बनाते हैं। भाई फूड लेंगे तो फूड से एनर्जी तो मिलेगी ना। अब इसको ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ भी 6 लगा देंगे, यहाँ भी 6 लगा देंगे, यहाँ भी 6 लगा देंगे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। करके देख लेना आप लोग। तो रेस्पिरेशन के अंदर भी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, मतलब एनर्जी, हीट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी ना, तो एनर्जी क्या है, रिलीज हुई है। तो एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं।
क्वेश्चन आता है कि वाई रेस्पिरेशन कंसिडर एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसका आंसर बनेगा कि जो भी हम फूड खाते हैं, राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, और जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, अगर हमने कार्बन को बर्न किया तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और साथ में एनर्जी निकालेगा, तो एनर्जी का रिलीजेशन हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आप सबने देखा भी होगा चूने का। हम बाजार से चूना खरीद के लाते हैं, जब घर में पोताई होती है, वाइट वॉश होता है, तो उस चूने को क्या काम करते हैं, पानी में डालते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा उबाल आने लग जाता है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है, तो चूने का फॉर्म नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, के साथ में अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो बना रहेगा CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, और इस चीज़ से हम पुताई करते हैं। वाइट वॉश जो करते हैं, पहले चूने की होती थी, अब तो पेंट वगैरह चलने लग गए बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे, पहले चूने से पुताई होती थी, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन बनती थी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे 1-2 क्लास के बाद। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकालता है बहुत सारी हीट। करके देखना, कभी थोड़ा सा चूना लेकर के आना बाजार से 100 ग्राम और उसको पानी में डालना, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीट रिलीज करता है। अब आ जाते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। एंडो का मतलब क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, भाई इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब एब्जॉर्ब कब होगी हीट, सपोज दैट मैं इस मार्कर पे हीट लगा रहा हूँ, इस मार्कर को हम हीट दे रहे हैं, तो अगर मैं इस मार्कर को हीट दे रहा हूँ तो इस मार्कर के जो पार्टिकल्स होंगे आपस में उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह से ये जो मार्कर है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा, यही तो होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब का मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं या जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उन सबको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप पढ़ेंगे आगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होती हैं, हाँ 3 तरीके की होती है, हम 3 तरीके से 3 चीज़ों का हेल्प करके कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो सारी कैसी होती है, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती हैं। डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो वे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि अब कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला नेम तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और इसका दूसरा नाम मार्बल भी होता है, इसको एग शेल भी बोलते हैं, एग शेल का फॉर्मूला भी यही होता है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला भी यही होता है। मार्बल ले लो, एग शेल ले लो, लाइम स्टोन ले लो, तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हीट कर देते हैं, उसको हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और साथ में निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करी, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कैल्शियम के ऑक्साइड के अंदर। और अधिकतर जब हम किसी भी मेटल को, किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अपने ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, लेड नाइट्रेट, अभी बताया था लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा बताएं, अब इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड का ऑक्साइड, तो लेड की Pb वैलेंसी 2 ऑक्सीजन क्या बना देगा, PbO, साथ में निकालेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में निकालेगा ऑक्सीजन। अब देखो कल मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कैसी फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और लेड नाइट्रेट का कलर बताया था मैंने आपको क्या होता है, वाइट कलर का होता है। क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किसी एक वाइट कलर के पाउडर को डिकम्पोज करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, उन फ्यूम्स का नाम बताओ क्या है। तो वो फ्यूम्स किसकी होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स होती हैं। तो यहाँ तक आप सबको बात समझ में आई।
आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ तक आप सभी प्रॉपर नोट्स बना लें, पढ़ लें बस, और इन्जॉय करें, पढ़ाई ज़रूर करें। पर मिलते हैं कल NLF एजुकेशन के ऊपर अपने एक और दिन के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।